नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए एक विचार उत्तेजक कहानी नक्सली राजा का बाजा का पहला भाग। भोजू वीर, इतना चीख चिल्ला क्यों रहे हो? अपनी बात आराम से बैठकर भी कह सकते हो। मैंने तुम्हारी बात कभी सुनी ना हो, तुम्हें कभी कोई इम्पोर्टेंस ना दी हो, तब तो तुम्हारा यह चीखना चिल्लाना समझ में आता है। भोजू कहता है, नहीं नेताजी, मैं चीख चिल्ला नहीं रहा हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नेताजी कहते हैं, बैठो, पहले बैठो, कुछ देर शांति से फिर बताओ। आज मैं तुम्हारी हर बात सुनने के बाद ही कोई दूसरा काम करूँगा। नेताजी के कहने पर भोजू उनके सामने पड़ी बड़ी सी मेज के दूसरी तरफ रखी कई कुर्सियों में से ठीक उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। इसी बीच नेताजी ने फोन करके चाय पानी के लिए कह दिया। फिर भोजू वीर की तरफ मुखातिब होकर बोले, देखो भोजू, अभी हमें सारा ध्यान इस बात पर देना है कि चुनाव करीब आ गए हैं। पार्टी अपना दमखम दिखाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। इस बार हर हाल में सत्ता में आने के लिए कमर कसे हुए है। यही समय है जब हमें भी अपना पूरा दमखम हर हाल में दिखाना है। हमें पार्टी नेतृत्व को यह दिखाना है, एहसास कराना है कि हम अपने क्षेत्र के न सिर्फ एकमात्र सबसे बड़े मजबूत नेता हैं, बल्कि संसदीय चुनाव में टिकट के एकमात्र दावेदार भी हम ही हैं। हमें टिकट देंगे तो यह सीट पक्की है। यहाँ हमारे सामने न पार्टी का कोई दूसरा नेता है, न ही किसी और पार्टी की कोई हैसियत है। हमारी सीट इतनी पक्की है कि चुनाव तो औपचारिकता मात्र है। भोजू यह समय जब और मजबूती से अपना दावा पेश करने का है। पिछले कई साल से पार्टी के लिए हमने जो मेहनत की है, जो समय पैसा खर्च किया है, उससे ब्याज सहित पाई पाई वसूलने का है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर तुम वह काम करने के लिए कह रहे हो हफ्ते भर से, जिससे अब तक के सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। पार्टी इसे हमारी बगावत मानेगी। 1 मिनट का समय भी नहीं लेगी हमें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में। जिला महासचिव तो कब का इसी फिराक में बैठा है कि मैं तुम किसी तरह हाशिए पर पहुंचे और उसका रास्ता साफ हो। तुम ही बताते रहते हो कि किस तरह बराबर हम सब की चुगलखोरी करने, हमें डैमेज करने में लगा रहता है। जब देखो तब दिल्ली में आला कमान से संपर्क साधने में लगा रहता है। सब कुछ जानते हुए भी तुम यह सब क्यों कर रहे हो, क्यों कह रहे हो? सच क्या है वह बताओ। भोजू, नेताजी देखिए, तो पता नहीं क्यों आप मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। बार बार कहता हूँ कि आपको छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मैं साफ साफ यह कहना चाहता हूँ कि हम लोग बीते 8-9 सालों से पार्टी के लिए और जो ऊपर बड़े नेता आला कमान को घेरे रहते हैं, उन सब की चमचाई कर करके आज तक कुछ नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत इधर उधर का काम और इन सब से मिलने जुलने का कोई मतलब है क्या? क्या है हमारा भविष्य? कहने को हमारा लीडर कहता है कि हम युवाओं को आगे ले जाएंगे। युवा देश की हमारी ताकत हैं, हमें उन्हें आज अवसर देना ही होगा। लेकिन असल में हो क्या कर रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चाहे किसी प्रदेश की यूनिट हो या केंद्र की, सारे महत्वपूर्ण पदों पर वही पुराने खूसट डेरा जमाए हुए हैं। साले हिलने डुलने को मोहताज हैं, मुंह से बोल निकल नहीं पाते, लेकिन फिर भी खूंटा गाड़े जमे हैं। पार्टी को भी जमाए हुए हैं, न खिसक रहे हैं न पार्टी को खिसकने दे रहे हैं। मुझे पार्टी का कोई भी भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। हमारा लीडर 50 साल का हो रहा है, लेकिन आज तक बोलना नहीं सीख पाया। कब अंडबंड बोलकर कुल्हाड़ी अपने ही ऊपर मार ले, पार्टी की ऐसी की तैसी करा दे, इसका कोई ठिकाना नहीं। जब कभी लगता है कि पार्टी 2 कदम आगे बढ़ी है, तब वह कुछ ऐसा कर बैठता है कि पार्टी 4 कदम पीछे चली जाती है। नेताजी, इस जहाज के पेंदे में इतने छेद हो चुके हैं कि उन्हें ठीक करना असंभव है। कम से कम इस लीडर के रहते तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो आखिर हम इस गल चुके पेंदे वाले जहाज में क्यों सफर करें, जिसका डूबना निश्चित है? चलो गलती हुई गलत जहाज में सवार हो गए,
जानकारी नहीं थी, लेकिन अब तो सब कुछ जान चुके हैं, देख रहे हैं। तो अब समझदारी इसी में है कि समय रहते निकल लिया जाए। इस जहाज का डूबना निश्चित है। थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो समय कुछ ज़्यादा लेगा, बकिया डूबना तो तय है। नेताजी भोजू की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और साथ ही उसकी बातों में बगावत की बू आ रही है या नहीं, इसे भी सूंघने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वह समझ नहीं पा रहे थे कि भोजू पिछले एक हफ्ते से इतना आक्रामक क्यों हो रहा है। दिन पर दिन इसकी आक्रामकता क्यों बढ़ती ही जा रही है। वह सोचने लगे कि इसके पीछे कोई लग तो नहीं गया है कि यह मेरा दाहिना हाथ है, मेरी ताकत है, इसे काट दो तो मैं बेकार हो जाऊंगा। पैसा रुपया सब मेरा न सही, लेकिन 80% तो मेरा ही लगता है, बाकी में यह और अन्य है। लेकिन राजनीति की असली पावर भीड़ तो इसी के पास है। यह हाथ से निकल गया तो मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। इसको जैसे भी हो साधना होगा, और यदि नहीं सधा तो। नेताजी ने मन में ही खुद ही प्रश्न किया और फिर उसी कठोरता से उत्तर भी दिया, तो यह किसी और की ताकत बनने लायक भी नहीं रहेगा। वह अंदर ही अंदर खौलते रहे, तेजी से कैलकुलेशन करते रहे, लेकिन चेहरे पर नम्रता की प्यार की मोटी चादर ओढ़े रहे और बड़े प्यार स्नेह से बोले, भोजू तुम्हें मैं अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ, ध्यान रखता हूँ, तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ। हो सकता है मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो। मुझे जो करना चाहिए तुम्हारे लिए वह नहीं कर पाया। तुम निसंकोच निश्चिंत होकर सब बताओ। अपने बड़े भाई को आज सब कुछ बताओ कि आखिर क्या छूट रहा है मुझसे। नेताजी भोजू को समझाते रहे। उसे जितना समझाते वह उतना ही अपनी बात पर अडिग होता गया। नेताजी की 4 तार की चाशनी में पूरी गहराई तक रची पगी भावनात्मक बातों को भोजू ने अपने करीब पटकने ही नहीं दिया। चाय नमकीन एक नहीं 2 बार आई और खत्म हो गई, लेकिन ना नेताजी भोजू को समझा पाए और ना ही भोजू नेताजी को। अंततः नेताजी की उड़ी हुई सज्जनता, भोजू के लिए उमड़ता जा रहा प्यार, इसने अचानक ही एक झटके में गायब हो गया। वह अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। भोजू भी जैसे पहले ही से तैयार था, वो भी खड़ा हो गया, लेकिन नेताजी उसकी उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा मुखर हो चुके थे। तमतमाए हुए जो बोलना शुरू किया तो बोलते ही चले गए। सीधे सीधे कहा, तुम क्या समझते हो, या जो शगुफा लेकर निकले हो इससे तुम राजनीति कर पाओगे? इतने दिनों में यही समझ पाए हो राजनीति को? तुम्हारे जैसे न जाने कितने नेता राजनीति का ताज पहनने के लिए रोज निकलते हैं और राजनीति की अंधेरी बियड़ गली में भटक भटक कर ठोकरें खा खा कर कीड़े मकोड़े की तरह मर जाते हैं। इस भीड़ में से निकल वही पाया है जो अपने सीनियर के पदचिन्हों पर बिना आवाज किए उसके पीछे पीछे चलता है। तुम अभी राजनीति में पहली भोर की दोपहरी भी नहीं देख पाए हो और हमें बता रहे हो कि राजनीति कैसे करें। किसके इशारे पर हमें राजनीति सिखा रहे हो? कितनी कमाई कर ली है वहां से? नेताजी की बातें भोजू को तीर सी भेदती चली गईं। नेताजी के सारे आरोप झूठे थे। वह पूरी तरह उनके प्रति निष्ठावान था, लेकिन नेताजी की कच्छप चाल वाली राजनीति से बुरी तरह तंग आ चुका था। वह नेताजी और अपनी ताकत भी अच्छी तरह जानता समझता था और पार्टी में अपनी हैसियत से भी वाकिफ था। वह अच्छी तरह जानता था कि पार्टी में उसकी हैसियत नेताजी के दुम छल्ले की है। यह छल्ला खनकता भी तभी है जब नेताजी की दुम हिलती है। वह अपनी इस इमेज से आजिज आ चुका था। बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता था। बदलना चाहता था अपनी इस इमेज को, निकलना चाहता था इस इमेज के शिकंजे से। उसे अच्छी तरह मालूम था कि नेताजी की राजनीति का इंजन वही है। यदि वह निकल गया तो नेताजी बिना इंजन के ढांचा चेसिस बॉडी भर रह जाएंगे, जो बिना इंजन के हिल भी ना पाएगा, खड़े खड़े जंग खा जाएगा, खत्म हो जाएगा। मन में वह नेताजी से ज्यादा तेजी से कैलकुलेशन करते हुए सोच रहा था कि यह सब कुछ जानते हुए भी जिस तरह का व्यवहार मुझसे कर रहे हैं वह अब बर्दाश्त के बाहर है। अब इनको दिखा कर रहूंगा कि यह कायस्थ कुलोद्भव है तो मैं भी कायस्थ कुलोद्भव हूँ। नमक से नमक नहीं खाया जा सकता। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। इतने दिनों से रहती आई, यही बहुत अनोखी बात है। अब समय आ गया है कि इनसे मुक्ति पालूं, दिखा दूं लाला जी को कि तुम हमसे हो, हम तुमसे नहीं। अनादिका कितना सही कहती है कि
तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम्हारी यह दोस्ती अब बस पूरी ही होने वाली है। वह कितने दिनों से कह रही है कि तुम्हारा नेता इस काबिल नहीं कि लीडर बन सके, तुम्हारे जैसे लोगों को नेतृत्व दे सके। वह मेरी बातें सुन सुनकर कितनी बार बोल चुकी है कि तुम्हारे इस लोकल लीडर और नेशनल लीडर में भी लीडरशिप पॉलिटिक्स की कोई जर्म्स है ही नहीं। पॉलिटिक्स के जर्म्स तुम में है, इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस पार्टी को ही छोड़ देना चाहिए, तभी सच में नेता बन पाओगे। मगर मैं मूर्ख उसे यह कहकर चुप करा देता हूँ कि वह अपनी नौकरी संभाले, किचन संभाले, होम मिनिस्ट्री भी देख रखी है वह भी संभाले। बच्चा मिनिस्ट्री हमारा ज्वाइंट वेंचर है, उसे दोनों मिलकर संभालेंगे। मगर सच तो यह है कि वह पॉलिटिक्स को मुझसे ज़्यादा बेहतर समझती है। मैं ही जाहिल पतियों की तरह उसे डपट देता हूँ कि अच्छा बहुत हुआ, अपनी मिनिस्ट्री संभालो, मेरी पॉलिटिक्स तुम्हारे बस की नहीं है। सच में मैं कितनी गलती करता आ रहा हूँ, उसे वाकई बहुत अंडर एस्टिमेट करता हूँ। जबकि 5 साल से वह अपने ऑफिस यूनियन की प्रेसिडेंट बनती आ रही है, 2 बार तो निर्विरोध हो चुकी है। मगर अब उससे मैं उसे भोजू के मन में बड़ी द्रुत गति से यह सब अनवरत चलता रहा और फिर वह अंततः चीख चिल्ला रहे नेताजी पर घनघोर बादल की तरह फट पड़ा, बरस गया एकदम से। लंबे समय से इकट्ठा घनघोर बादल दिल दहला देने वाली भीषण गर्जना के साथ बरस गया। बरसने के बाद भोजू बूढ़ी ने झटके से कुर्सी पीछे खिसकाई। झटका इतना तेज था कि कुर्सी 2-3 कदम पीछे खिसक गई। वह गरजते हुए आखिरी सेंटेंस बोलकर बाहर निकल गया। दरवाजा भी पूरी ताकत, पूरी आक्रामकता के साथ खोला और बंद किया। नेताजी को ऐसा लगा जैसे भड़ाक से बंद हुआ दरवाजा सीधे उनके चेहरे पर आ लगा है, उनके चेहरे को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। नाक मुंह सब खून से लथपथ हो गए। वह बुत बने खड़े रह गए अपनी जगह पर। भोजू का आखिरी वाक्य उनके कानों में गूंज रहा था। उन्होंने पहली बार भोजू का यह रौद्र एवं बगावती रूप देखा था। वह इस वक्त गुस्से से ज्यादा भयभीत थे। तभी उनकी पत्नी बगल वाले कमरे से अंदर आई। उन्हें पसीने पसीने देखकर पूछा, क्या हुआ? यह भोजू आज इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा था? आदमी को बुलवाकर उसके हाथ पर यहीं का यहीं क्यों नहीं तोड़वा दिया? सबके सब तो बाहर बैठे हमारे ही पैसों का खा पी रहे हैं। नेताजी को तेज आवाज में बोल रही पत्नी पर भी गुस्सा आ गया। वह उसकी मूर्खता पर क्रोधित हो उठे कि मूर्ख औरत ऐसे फुल वॉल्यूम में चिल्ला रही है, साले बाहर बैठे सुन रहे होंगे। वह तिलमिलाकर बोले, चुप रहो, जहाँ नहीं बोलना होता वहाँ भी बछेड़ी जैसी कूद फांद करने लगती हो। उन्होंने लगे हाथ कई अन्य सख्त बातें कहकर पत्नी को अंदर भेज दिया। पत्नी भी कमजोर नहीं पड़ी। उसने संक्षिप्त साथ सही तीखा उत्तर दिया और पैर पटकती हुई चली गई उसी दरवाजे से दूसरे कमरे में जिधर से आई थी। नेताजी ने उसे जाते हुए नहीं देखा। दूसरी ओर मूर्खिए मन ही मन में बस गरियाए जा रहे थे कि साले बाहर बैठे खा तो मेरे ही पैसों का रहे हैं, लेकिन है तो उसी साले भुजुआ के आदमी। यह सब क्यों उस पर हाथ उठाएंगे? वह मन में ही भोजू पर हमला किए जा रहे थे। भोजू, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। आदमी तेरे पास है, अच्छी बात है, मगर आखिरी पॉलिटिक्स में तुझसे सीनियर हूँ। इस अंधेरी गलियों में आए पत्थरों रुकावटों को कैसे हटाया जाता है वह तुझसे बेहतर जानता हूँ, और या तो और भी अच्छी तरह जानता हूँ कि तेरे जैसे आदमी पर पत्थर कैसे गिराए जाएं, कैसे उन्हीं के नीचे दबाकर उन्हीं पत्थरों से समाधि बना दी जाए। तेरे जितने आदमी, तेरे जैसे आदमी मेरे पास भले ही ना हो, लेकिन इतना तुझसे 1000 गुना ज़्यादा जानता हूँ कि एक ट्रक ड्राइवर को कैसे साधना है। बड़ी मौज आती है ना तुझे गाड़ियों में दर्जन भर लोगों को साथ लेकर चलने में। घबरा नहीं, तुझे ऐसी मौज दूंगा उसी गाड़ी में कि तू मौज से ही ऊब जाएगा, इतना ऊब जाएगा कि दुनिया से ही चला जाएगा। तभी मोबाइल में दूसरी बार किसी की कॉल आई। रिंग पूरी होकर बंद हो गई। उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। भोजू की बातें उनके दिमाग में हथौड़े की तरह प्रहार किए जा रही थी। उनकी चोटें उन्हें इतना विचलित कर रही थी कि अब भी उनका पसीना सूख नहीं रहा था। बेचैनी में वह कमरे में चहलकदमी करने लगे थे। एसी का रिमोट उठाकर कूलिंग और बढ़ा दी। गला सूख रहा था। पानी पीने की इच्छा हो रही थी, लेकिन पत्नी को डांट कर भगा चुकी थी। किसी नौकर को बुलाना नहीं चाह रहे थे। हैरान परेशान आखिर वह कुर्सी पर बैठ गए।
उन पर हर तरफ से हमलावर भोजू का आखिरी वाक्य, नेताजी मैं जा रहा हूँ, अब मेरी पॉलिटिक्स देखिएगा। कुछ हफ्तों में आप छोड़िए आला कमान भी मेरे आगे पीछे नाचेगा। आप जैसे तो मेरे आसपास भी नहीं पटक पाएंगे। दिमाग में धाए धाए दगे जा रहा था। वह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि भोजू ऐसा क्या करेगा। कहीं यह सारे रास्तों नहीं खोल देगा जिससे बवाल खड़ा हो जाए। बड़े नेताओं की आवभगत, उनके ऐशो आराम की करीब करीब सारी जिम्मेदारियां यही उठाता रहा है। औरतों से लेकर शराब तक सब इसी के सहारे हुआ है। कहीं साले ने वीडियो सीडियो तो नहीं बना रखा है कि मीडिया सोशल मीडिया में वायरल कर दे, मुझे और उन बड़े नेताओं को एक साथ मिट्टी में मिला दे। चुनाव को अब वैसे भी ज़्यादा दिन कहाँ रह गए हैं। बरसों की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसके चक्कर में मेरा ही नहीं पार्टी का भी सत्यानाश हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो किसी तरह लड़ाई में लौटी है, कुछ उम्मीद जगी है। यह भुजुआ तो साला वाकई भस्मासुर बन गया है, लेकिन भस्मासुरों को जीने का हक कहाँ है। भुजुआ तूने जीने का हक खो दिया है और तेरी समाधि भी घर वाले तेरी प्रिय मातृभूमि भोजू वीर में ही बनवाएंगे। भुजुआ तू नाहक ही भोजू वीर से मरने के लिए यहाँ मेरे पास चला आया। चमकाता अपनी राजनीति वहीं भोले बाबा के पास वाराणसी में भोजू वीर में। नेताजी बड़ी सावधानी से लग गए किसी ट्रक ड्राइवर को साधने में। सावधानी इतनी कि पत्नी को भी पहली बार अपनी किसी काम में राजदार नहीं बना रहे थे। मोबाइल से कोई बात नहीं कर रहे थे। जरूरत पड़ने पर अकेले ही निकल रहे थे, किसी ड्राइवर या गाड़ी को लेकर नहीं। रात के अंधेरे में टहलने के बहाने बाहर निकलते, फिर कुछ दूर जाकर ओला या उबर टैक्सी बुक करते। जहाँ जाना होता उससे पहले ही उतर जाते, ठीक इसी तरह वापस भी आ जाते। पत्नी हर बार पूछती कहाँ चले गए थे इतनी देर तक, फोन भी रिसीव नहीं करते, मन घबराने लगता है। सच यह था कि भोजू से 36 का आंकड़ा बनने के बाद से नेताजी भी बाहर निकलते घबराते थे। बिना सिक्योरिटी के बाहर निकलते तो घर के अंदर आ जाने तक पसीने से तर रहे थे। लेकिन अपनी नेतागिरी के करियर को लेकर इतना सजग कि उसके लिए जान हथेली पर रखकर निकलना भी उन्हें मंजूर था। उन्हें पूरा शक ही नहीं विश्वास था कि अगर भोजू को जरा भी पता चल गया तो वह एक्शन लेने में सेकंड के 10वें हिस्से जितने भी देरी नहीं करेगा। ऐसी जगह मार कर डालेगा कि एक बाल का भी पता नहीं चलेगा। उनके ही कहने पर तो कुछ ही साल पहले उसने एक अच्छे खासे दबंग को ठिकाने लगा दिया था। आज तक थाने में लापता ही दर्ज है। भोजू के जाने के बाद वह लगातार उसके एक एक पल की खोज खबर लेने में लग गए, लेकिन उन्हें कुछ खास सटीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। उन्हें जितनी सफलता मिल रही थी उनकी बेचैनी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वह यहाँ तक पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि भोजू आला कमान तक पहुँचने की कोशिश में तो नहीं है। वह इसलिए भी ज़्यादा डर रहे थे कि उन्होंने कई बार बातचीत खाने पीने के दौरान आला कमान की कटु आलोचना तो की ही थी, साथ ही गालियाँ भी खूब बकी थी। सोच सोचकर बेचैन होते रहे कि कहीं भोजू वह सब रिकॉर्ड तो नहीं कर ले गया। आला कमान के सामने रख दिया तो एक झटके में पार्टी से निकाल बाहर कर दिया जाऊंगा। बेचैनी, चिंता, खोजबीन ट्रक ड्राइवर न साथ पाने से वह 10 दिन में ही एकदम अकुला उठे। कई पैग पीने के बाद भी उनको नींद नहीं आ रही थी। सच में उन्हें पहली बार पता चला कि वह कितने पानी में हैं। उनके मन में कई बार यह बात आई कि गुस्सा शांत होने पर वो भोजू वापस आ जाएगा, मगर दिन पर दिन बीतते गए लेकिन उसकी छाया भी नहीं पलटी। वह उनसे कोसों दूर चली गई। धन्यवाद मित्रों। कहानी का शेष भाग अगले भाग में सुनिए।